हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी। तो कम्युनिकेशन की आज हमारी थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस हम ले चुके हैं कम्युनिकेशन की। आज हम कम्युनिकेशन जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। तो गाइस, पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है अपने वर्ड्स में किसी भी बात को एक्सप्लेन करना। पैराफ्रेजिंग क्यों की जाती है? जैसे किसी ने कुछ बात बताई मेरे को, या फिर एक क्लासरूम का एग्जांपल मैं देती हूँ। टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसके बाद अगर आपको वो पूछता है कि जो मैंने अभी बताया वो आप मुझे बताओ, तो जब आप अपने वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, उस चीज़ को कहा जाता है पैराफ्रेजिंग। पैरा जो फर्स्ट P है उसका मतलब होता है पुट योर टेक्स्ट इन योर ओन वे। मतलब अपने तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जो वर्ड्स आप चूज़ करते हो वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होते हैं, और आप इस तरीके के वर्ड्स चूज़ करते हो कि सामने वाला जो आपका रिसीवर है वो उनको अच्छे से समझ पाए। सेकंड जो E है उसका मतलब होता है अवॉइड करना। मतलब किसी दूसरे के वर्ड्स को कॉपी करना आप अवॉइड करो, आप अपने खुद के वर्ड्स को यूज़ करो। तो P का मतलब होता है पुट योर ओन वर्ड्स। A स्टैंड्स फॉर अवॉइड कॉपिंग, बिकॉज अगर आप कॉपी करते हो तो पैराफ्रेजिंग नहीं होता है। उसके बाद पैरा का जो थर्ड टर्म है R, उसका मतलब होता है रीअरेंज सिमिलर वर्ड्स। रीअरेंज का मतलब होता है कि जो जिस चीज़ की बात या फिर जो भी पैराग्राफ आपका है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका काम होगा कि जो वो पैराग्राफ है उससे सिमिलर ही आप उसको बताएं। ये नहीं है कि सामने वाले ने कुछ बताया है और आप अपने वर्ड्स रखने के चक्कर में कुछ और ही बात बता रहे हो। आपको उनके वर्ड्स कॉपी नहीं करने हैं, बट अपने लैंग्वेज में जो आप बता रहे हो वो वर्ड्स सिमिलर होने चाहिए। मतलब जो सेंडर का मैसेज है और जो आपने रिसीव करने के बाद जब आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हो तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम रहना चाहिए। अरेंज सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, आपने अपने टीचर से कुछ चीज़ पढ़ी, फिर आप आगे किसी अपने फ्रेंड को या किसी को वो बात समझा रहे हो, तो आपके दिमाग में एग्जैक्ट वो लाइंस भी याद नहीं रहेंगे और वो एग्जैक्ट वर्ड्स भी याद नहीं होंगे। तो आपके जो मेमोरी में जो जो चीज़ें याद होंगी वो आप अपनी लैंग्वेज में फिर जो अपने फ्रेंड को समझा रहे हो वो समझाओगे। दैट इज़ पैराफ्रेजिंग। अब जो हमारा पैराफ्रेजिंग होता है उसके बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है कि जब आप पैराफ्रेजिंग करते हो तो कई बार होता है कि जो आप समझाना चाह रहे हो सामने वाला जो है उस चीज़ को गलत तरीके से समझ रहा है। आप एक चीज़ को किसी और तरीके से समझा रहे हो और सामने वाले ने जो उस मैसेज को रिसीव किया वो कुछ और तरीके से रिसीव किया। आपने मैसेज तो भेज दिया पर सामने वाले ने अगर वो रिसीव सही तरीके से नहीं किया तो फिर उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरीके से वो मिसकम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के नेक्स्ट टर्म की, वो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो अभी मैंने पैराफ्रेजिंग का डिसएडवांटेज बताया कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा रिसीवर ने उसको गलत तरीके से या तो समझा या उसको मिस इंटरप्रेट किया, तो वो होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें पहली चीज़ यही होती है कि जो सेंडर बताना चाह रहा है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, रिसीवर उस मैसेज को उसी तरीके से समझे। ये एक फर्स्ट पॉइंट होता है हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कि ऐसा जो मैसेज दिया सेंडर ने, रिसीवर ने उसको वैसे ही लिया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस में भी हमने बात करी थी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जो कि कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। तो जब रिसीवर ने मैसेज को लिया तो उसके बाद वो एक फीडबैक देगा सेंडर को, तो जहाँ पे फीडबैक आ जाता है वो भी हमारी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है।
उसके बाद अगर अगली चीज़ों की हम बात करते हैं तो क्लैरिटी। जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब होता है कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो, कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंस होता है। जब आप रिटर्न में कोई चीज़ देते हो तो हो सकता है कि जो रिसीवर है वो उसको सही तरीके से ले, बट अगर आप ओरली कोई चीज़ दे रहे हो तो उसमें मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है। तो हो सकता है आप ये वाला सी बोल रहे हो और उन्होंने ले लिया हो ये वाला सी। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और फीडबैक होना चाहिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ना हो और जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो आप अच्छे से कन्वे कर सकते हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज, हमारी थॉट्स को एक्सचेंज करने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से पहले या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट हमारा आता है कि हम कम्युनिकेशन करने से पहले हमारे पास उस चीज़ का एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि किस बारे में हमें बात करनी है और क्या बात करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट की वो हमारा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पज़, कि जिस पर्पज़ से हम बात कर रहे हैं हम उसको डिटरमाइन कर ले कि अगर हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये फॉर श्योर हमें ये कम्युनिकेशन करनी है और एक पॉजिटिव वे में करनी है। थर्ड चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, कि जिससे आप बात कर रहे हो, जो सेंडर है और रिसीवर है, जिन दो के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है वो एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा प्लानिंग। कम्युनिकेशन करने से पहले हमें एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे। तो अभी जो हमने पॉइंट बताए उसमें हम सिंपल वे में लिख सकते हैं। सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल की हमने बात की थी। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका चैनल होगा मोबाइल फ़ोन या फिर जो सिंपल टेलीफोन होता है। अगर आप किसी से मेल के थ्रू बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो चैनल होगा वो आपका मेल होगा। अगर आप किसी व्हाट्सएप या फेसबुक पे किसी से बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका चैनल वो होगा। तो अलग अलग चैनल होते हैं उस चीज़ के। उसके अलावा हमें कुछ चीज़ें और कंसिडरेशन में रखनी होती है हमारी कम्युनिकेशन में। उसमें एक पॉइंट होता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो और आप विद इन अ कंट्री बात कर रहे हो तो उसके चार्जेस अलग होंगे, बट अगर आप फ़ॉरेन में कहीं पे बात कर रहे हो उसके चार्जेस अलग होंगे। क्योंकि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो आजकल तो अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलता है कि आप जितना चाहे उतनी बात कर सकते हो, पर वैसा आप फ़ॉरेन में कहीं पे बात करते हो वहाँ पे अलाउड नहीं होती है वो चीज़ें। तो इस तरीके से इकोनॉमी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कम्युनिकेशन की जो अभी हमने पढ़ा अभी तक, उससे आप उसको रिलेट भी कर सकते हो। सबसे पहला होता है कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैसेज, मतलब जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए। उसको प्रॉपरली आप उसको डिज़ाइन करके कन्वे करोगे और उसको उसी तरीके से जो रिसीवर है वो मतलब एक तरीके से रिसीव करेगा और डिकोड करेगा। सेकंड जो मैंने अभी बताया था क्लियरेंस, कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी क्लैरिटी को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि सिंपल तरीके से हमें उसको देना चाहिए ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ना हो। उसके बाद आता है कंसाइजनेस ऑफ मैसेज। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस का एक मतलब होता है कंसाइज, सिंपल एंड शॉर्ट और क्लियर। सिंपल भी हो मैसेज, शॉर्ट तरीके से भी हो। मतलब सिंपल सी बात को बताने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन कहने की बजाय हम उसको सिंपल, जितना शॉर्ट हम रख सकें उतना रखें ताकि बोलने में एनकोड करने में सेंडर को भी इजी हो और डिकोड करने में जो रिसीवर है उसको भी इजी पड़े। उसके बाद करते हैं हम बात कंसिडरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमने पिछली क्लासेस में कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे। फॉर एग्जांपल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे आप बात कर रहे हो वो
वो एरिया कहाँ पर है। आप एक तो कि आप किसी भीड़ भाड़ की जगह पे बात कर रहे हो, एक आप किसी ऐसी जगह पे बात कर रहे हो जहाँ पे पूरी तरह से शांति हो और आप अच्छे से बातें कर सकते हो। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो जैसा हमने पहले एग्जांपल दिया था कि किसी इंडिविजुअल से आपकी पहले बात हुई थी तो उसका एक्सपीरियंस क्या था वो आपके जहन में रहता है। अगर तब बात अच्छे से हुई थी तो आपके दिमाग में रहेगा और आप उसी मूड के साथ उनसे बात करोगे। बट अगर पहले जब बात हुई थी उसमें आपकी कोई कम्युनिकेशन हो गई तो वो आपके कहीं ना कहीं ध्यान में रहती है वो चीज़। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं वो होता है हमारा कर्सी। कर्सी का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो रिस्पेक्ट। सेंडर को रिसीवर की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए रिगार्डिंग मैसेज और रिसीवर जो है उसको सेंडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिगार्डिंग मैसेज। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बात कर रहा है, सामने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, वहाँ पे जो मैसेज होती है उसकी कर्सी जो होती है एक तरीके से डिग्रेड हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्टनेस ऑफ मैसेज। करेक्टनेस का मतलब होता है वही जो हमने मिसकम्युनिकेशन की बात की थी कि जब हम बात करते हैं जो मैसेज हम डिलीवर करते हैं वो करेक्ट होना चाहिए और जो रिसीवर होता है उसको वो करेक्टली मिलना भी चाहिए। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स होता है एक तरीके से रूल। तो कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं कम्युनिकेशन के जो हर एक को फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट टीचर की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो दोनों के लिए ही कहते हैं कि एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर को भी कुछ पैटर्न का ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ें वो समझा रहे हैं बच्चे उसको अच्छे से समझे, तो वैसा ही उनको मेथड जो होता है वो अडॉप्ट करना होता है। सेम ऐसे ही प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। जब दोनों तरफ से वो प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करे जाएंगे तो वहाँ पे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी और मिसकम्युनिकेशन के चांसेस कम होंगे। उसके बाद दो टर्म्स आती हैं अगर हम टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक होती है हमारी एंड्रागोगी और एक होती है हमारी जो फर्स्ट मैंने नाम लिया वो होती है हमारी एंड्रागोगी, दूसरी हमारी होती है पेडागोगी। इनका जो डिटेल होता है वो जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है उसमें आता है। फॉर अ ब्रीफ पेडागोगी होता है जहाँ पे जो टीचर पढ़ाता है वहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जब बच्चे नर्सरी केजी क्लास में होते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होता है। उनको चीज़ें जो होती है याद कराई जाती है, उनको एज सच कोई भी मतलब अगर हम उनको कुछ याद करा रहे हैं तो वो वही याद करेंगे जो हम उनको याद करवा रहे हैं। वो अलग से इतनी कैपेबल नहीं होते कि वो अपनी तरफ से कुछ सोचें। वहीं पे अगर हम एंड्रागोगी की बात करते हैं तो वो हायर क्लासेस में होता है जिसमें कुछ बच्चे कुछ टीचर पढ़ाता है, कुछ वो बच्चों को सर्च करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो होता है मेन काम होता है टीचर का, स्टूडेंट को वो चीज़ें सिर्फ ग्रैब करनी होती है। वहीं पे अगर हम एंड्रागोगी की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एक और मेथड होता है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो होता है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में होता है कि जो स्टूडेंट है उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ टीचर। फॉर एग्जांपल हम थीसिस की बात करते हैं तो जो भी थीसिस होती है जो स्टूडेंट होता है उसको एक गाइड प्रोवाइड करा जाता है, बट जो मेन काम करना होता है वो स्टूडेंट को अपना दिमाग लगा के करना होता है। इसको एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है। तो जो ये मेथड है उसमें ज़्यादातर टीचर इन्वॉल्व होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का होता है। अब अगर हम कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो चीज़ें आती है, एक होती है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर और एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है उसमें ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाता है। वहीं पे अगर लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारा आया मेनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इसमें हमारा आया मोस्टली वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा क्या आता है
जो रिटन और ओरल से अलग जो भी हो गया, जो हमारे साइंस एंड सिंबल्स हो गए, वो सब आ गए हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और वर्बल की अगर हम बात करें तो कोई भी कम्युनिकेशन जो ओरली यानी कि बोल के करी जाए या फिर रिटन फॉर्म में लिख के करी जाए, वो हमारी होती है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में हमारी आती है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि हाई कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो नॉन वर्बल होता है, तो यहाँ पे हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोनिक। क्रोनेमिक्स जहाँ भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है टाइम। वहीं पे अगर हम लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की बात करते हैं उसका मतलब होता है मोनोक्रोनिक्स। क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें ज़्यादातर आपका फोकस उसी काम पे होगा। अगर आप बोल के किसी से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका मेन फोकस वहीं पे होगा। तो यहाँ पे नॉन वर्बल था तो ज़्यादा यूज़ इसका होगा, वर्बल था तो ज़्यादा यूज़ लिखने या बोलने का होगा। अगर हम बात करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम कंट्रीज़ के, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिलाई करता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर पे। और जो फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे हमारा यूएस हो गया, तो उनका ज़्यादातर होता है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर पे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉन वर्बल होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है, तो वो होता है हमारा हाई कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा उसके ऑपोजिट जो वर्बल होता है वो होता है हमारा लो कॉन्टेक्स्ट में। और क्वेश्चन आ सकता है जो इंडिया है वो कौन सा कल्चर फॉलो करता है, तो उसमें होता है हमारा लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं हमारी कम्युनिकेशन में, पैसिव, एक्टिव एंड अग्रेसिव। अब इन टर्म्स का क्या मतलब होता है? पैसिव का मतलब होता है जहाँ पे जो सेंडर है या जो कम्युनिकेटर है वो अपनी बात रखने में डरता है। एक्टिव का मतलब होता है कि जहाँ पे जो कम्युनिकेटर होता है वो अपनी बात भी अच्छे से रखता है और अगर सामने वाला उनको कुछ बता रहा है तो उस बात को अच्छे से ग्रैब भी करता है, सुनता भी है। वहीं पे अगर हम एग्रेसिव की बात करते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेटर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाहता है। तो ये 3 टर्म्स होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इनको बोले तो पैसिव का एक मतलब होता है कि कम्युनिकेटर अगर कुछ बता रहा है और अगर आप उसको बोलते हो कि ये गलत है तो बिना किसी आर्गुमेंट करे उस बात को मान लेगा। उसके दिमाग में ये रहता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है गलत है, बट जो सामने वाला बता रहा है वो सही है। एक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर वो कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है और अगर उसके सामने जो पर्सन है वो वहाँ पे उससे ऑब्जेक्ट करता है या फिर उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेगा, दूसरे का भी रखेगा। उसका ये रहेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है और जो आप बता रहे हो वो भी ठीक है। वहीं पे अगर हम एग्रेसिव की बात करते हैं तो वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे उसका रहता है सामने वाला कितना भी ओपोजिशन कर ले बट उसका मेन जो फोकस रहता है वो यही होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर यहाँ पे रखा जाए तो पैसिव होता है यू आर राइट। वो अपने आप को सही कंसिडर नहीं करता है क्योंकि वो उस चीज़ से डरता है। एक्टिव की बात करें तो यू आर राइट, आई एम ऑल्सो राइट। वो दूसरों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता है और साथ ही अपने ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता है। वहीं पे अगर हम एग्रेसिव की बात करते हैं तो उसका मानना होता है कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन की बात करी जाती है तो वो होती है हमारी एक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर पैसिव कम्युनिकेशन है और एग्रेसिव कम्युनिकेशन है तो वो एक मिस कम्युनिकेशन हम उसको बोल सकते हैं या फिर एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन पे। वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो नहीं हो पाती है। उसके बाद जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसमें जो 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के उनका नाम याद रखना ज़रूरी होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे UGC नेट के एग्ज़ाम में। सारे टर्म्स आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 7 C ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर 4 ऑप्शन आ गए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। तो उन 7 C's में सबसे पहला आता है हमारा क्रेडिबिलिटी। इन
उनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्रेडिबिलिटी के बाद जो सेकंड आता है वो होता है हमारा कर्सी। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा क्लैरिटी। फोर्थ इज करेक्टनेस। उसके बाद फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कंसिस्टेंसी। सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं वो होता है हमारा कंक्रीटनेस। और सेवेंथ होता है हमारा कंसाइजनेस। दीज आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जिनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। जहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी वर्ड आ जाता है वो मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे ट्रस्ट से। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है बिल्ड ट्रस्ट, कि जब भी कोई आप कम्युनिकेशन करते हो तो ये ज़रूरी होता है कि उस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप जिनसे बात कर रहे हो एक ट्रस्ट जो होता है आपका वो बिल्डअप हो। नेक्स्ट जो हमारा होता है कर्सी, उसका मतलब होता है इम्प्रूव द रिलेशनशिप। बात करते टाइम शुरू में आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, अब उस ट्रस्ट को ये नहीं है कि थोड़े टाइम बाद आपका वो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाए, आपको वो रिलेशनशिप इम्प्रूव करना होता है। तो कर्सी का मतलब होता है इम्प्रूव द रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है उसका मतलब है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है करेक्टनेस, कि जो आप बात बता रहे हो वो सही होनी चाहिए, आप किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। और अगर वो बात अगर आप सही बता रहे हो तो उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो कॉन्फिडेंस आप में भी बिल्ड होगा कि आप जो बात बता रहे हो आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आप सही बता रहे हो, और सामने वाले को अगर आप क्लैरिटी से वो बात बता रहे हो तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो नॉलेज हमें दी जा रही है वो क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारी फिफ्थ, उसका मतलब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसको इंट्रोड्यूस कराना, सामने वाले को शो करना कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इतनी अच्छी है कि वहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हो। उसके बाद जो करेक्टनेस होता है उसका मतलब होता है री इन्फोर्स द कॉन्फिडेंस। री इन्फोर्स कॉन्फिडेंस क्यों करना पड़ता है, आपने किसी से बात करनी शुरू की, स्टार्टिंग में सब अच्छा है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, सामने वाला जो है आपकी बात को अच्छे से समझ रहा है, उसको पूरा ट्रस्ट है आपकी बात पे, बट उसी ट्रस्ट को, उसी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना भी ज़रूरी होता है, कहीं वो बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो वो चीज़ आती है आपकी कॉन्क्रीटनेस, यानी कि उस कॉन्फिडेंस को री इन्फोर्स करना। जो लास्ट टर्म है हमारी कंसाइजनेस, उसका मतलब होता है सेव टाइम। जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, जो मैसेज होना चाहिए हमारा वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब सिंपल एंड शॉर्ट। तो जितना शॉर्ट और सिंपल हमारा मैसेज होगा उतना ही हमारा कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो सेव होगा। तो ये 7 C's है कम्युनिकेशन के जो याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रेडिबिलिटी, सेकेंड इज़ कर्सी, थर्ड इज़ क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कॉन्क्रीटनेस एंड कंसाइजनेस। 7 C's के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हर बार मोस्टली क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा 4S ऑफ कम्युनिकेशन। ये दोनों चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है, 7 C's एंड 4S। अगर हम 4S ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है शॉर्टनेस। जो हमारा मैसेज होना चाहिए, जो हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए। सेकेंड इज सिंप्लिसिटी, दैट द मैसेज शुड बी कन्वेड इन अ सिंपल वे। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उस मैसेज में उतना ही वो कन्विंस कर पाएगा सामने वाले पर्सन को।
अगर हम लास्ट टर्म की बात करते हैं वो होती है हमारी सिंसियरिटी। अब अगर 4S जो है हमारी कम्युनिकेशन के, उनका मतलब क्या है और उनका फ़ायदा क्या है। शॉर्टनेस की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने कंसाइज का मतलब पढ़ा था, तो जितना मैसेज शॉर्ट होगा उतना वो आपके टाइम को बचाएगा। अगर आप फ़ोन पे या फिर किसी मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका एक्सपेंस लग रहा है, तो वहाँ पे वो आपको उस एक्सपेंस को भी कम करेगा। उसके बाद सिंप्लिसिटी की अगर हम बात करें तो जितना मैसेज आपका सिंपल होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका इम्प्रेशन होगा, क्योंकि उतने अच्छे से जो रिसीवर है वो आपके मैसेज को ले पाएगा, समझ पाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ की जो अभी हमने बात करी थी कि जितनी आपकी मैसेज की स्ट्रेंथ होगी उतना ही आप कैपेबल होगे सामने वाले को कन्विंस करने में। लास्ट जो बात आती है हमारे 4S में वो होती है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है जितना सिंसियर आपका मैसेज होगा, जिसमें आलतू फालतू की चीज़ें नहीं होगी, उतना ही मैसेज आपका अपीलिंग होगा, दूसरों को अच्छा लगेगा। तो ये होते हैं हमारे 4S ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो हमने बात की 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड 4S ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, जिसमें से कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट होती है हमारी सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस। वो हमने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में बात की थी। अगर अब हम मीडिया के रिगार्डिंग में बात करते हैं तो सिंक्रोनियस का मतलब होता है जहाँ पे जो मीडिया है वो एक रियल टाइम पे फेस टू फेस अवेलेबल होती है। ये सिंक्रोनियस की बात है जब जो मैसेज जो होता है वो एनकोड किया जाता है एक अलग टाइम पे, और उसका जो रिसीवर होता है उसको अलग टाइम पे रिसीव करके उसका रिस्पॉन्स देता है। इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर अभी हमारी लाइव क्लास चल रही होती दैट वुड बी द सिंक्रोनियस मीडिया, और अभी रिकॉर्डिंग से क्लास हो रही है तो वो है हमारी एसिंक्रोनियस मीडिया। उसके बाद जो एक टर्म आती है हमारी दूसरी, वो है हमारा टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, आजकल जो टीवी वगैरह भी होता है उसमें फीचर आ गया है, कोई आपका शो है जो आपको बहुत पसंद है, आपको वो देखना है बट उस टाइम पे आप नहीं देख पा रहे, या फिर कोई मैच है आपका, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसका टाइम शिफ्ट करके उस टाइम पे आप उसको देख सकते हो, वो होता है हमारा टाइम शिफ्ट। उसके बाद एक टर्म आती है हमारी एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है एक सिलेक्टिव हियरिंग। अब सिलेक्टिव हियरिंग को आप एक दो तरीके से ले सकते हो। फर्स्ट, आपको बहुत सारे लोग हैं जो बुला रहे हैं बट आप उन्हीं को सुनोगे, उन्हीं को रिस्पॉन्स दोगे जिनको आप देना चाहते हो या फिर जिसको आप पसंद करते हो, दैट इज़ सिलेक्टिव हियरिंग। दूसरा हो गया कि जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, एक जगह पे बहुत सारी भीड़ है बट वहाँ पे आप उस आवाज़ को पहचान लेते हो, दैट इज़ सिलेक्टिव हियरिंग। अगर एक और एग्जांपल मैं इसका यहाँ पे दूँ तो होता है कि कभी कभार ऐसा होता है किसी का फ़ोन आपके पास आया, आपके पास नंबर फीड नहीं है उसका, या वो किसी दूसरे नंबर से आपको फ़ोन कर रहे हैं बट आप उनको इतने अच्छे से जानते हो कि जब आप उनसे बात करते हो तो आप आवाज़ से समझ जाते हो कि आप जिनसे बात कर रहे हो वो कौन है, तो वो होती है आपकी सिलेक्टिव हियरिंग। ये कुछ टर्म्स है कॉमन जो कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। आज का जो हमारा कम्युनिकेशन का यूनिट है वो हम यहीं तक करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कम्युनिकेशन की, उसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से। सो गाइज, थैंक यू फॉर द क्लास।